प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी का अध्ययन करेंगे। साना साना हाथ जोड़ी मधु काकरिया के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। मधु काकरिया का जन्म 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, ये इनका उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इशू, ये इनके कहानी संग्रह है। इन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति, संस्कृति का गिरना, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि इनकी रचनाओं के मुख्य विषय रहे हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले एक परिचय पाठ के बारे में। महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। साना साना हाथ जोड़ी में मधु जी ने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन मधु जी ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हैं। इतना सजीव वर्णन मधु जी ने अपने इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत किया है। महिला यायावरी अर्थात घुमक्कड़ी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। मधु जी हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का अर्थात पूर्णता का एहसास हमें होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें स्व की संकीर्णता से भी मुक्त कराती है। स्व की संकीर्णता से मुक्त कराने का तात्पर्य है हम स्वयं से बाहर आकर पर अर्थात दूसरों के बारे में सोचने को विवश हो जाते हैं। ये घुमक्कड़ी का लाभ है। पाठ प्रारंभ होता है। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। सारे तारे बिखरकर जमीन पर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम, रात आदि। हमने पढ़ा कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक। लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हुआ हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हो। रात के समय में पहाड़ की ऊंचाई से नीचे घाटी में जलती रोशनियां टिमटिमाते तारों जैसी लग रही थी। सितारों के कुछ गुच्छे रोशनियों की झालर सी बना रहे थे। वह रहस्यमय सितारों भरी रात लेखिका में सम्मोहन जगा रही थी। उन जादू भरे क्षणों में लेखिका पूरी तरह से खो गई थी। उनके बाहर भीतर सिर्फ शून्य था और उनकी सोच से परे रोशनी की जादुई झलक। लेखिका ने गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी और पर्वतीय क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों और विषमताओं में भी बादशाहों की तरह शान से चिंता रहित होकर मस्त जीवन जीते हैं। उनके चेहरे पर कहीं से भी दीनता या हीनता नहीं झलकती। वे बड़े ही श्रम पूर्वक पहाड़ की आपदाओं को झेलते हुए हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता। अति इंद्रियता मतलब इंद्रियों से परे था लेखिका के सब कुछ। उसमें डूबी थी वह रोशनी की जादुई झालर। धीरे धीरे एक उजास मन में फूटने लगा, एक प्रकाश उनके शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना उनके होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, यह एक गर्दहु प्रार्थना है। हमरो जीवन तिमरो कोसेली, अर्थात छोटे छोटे हाथों को जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरफ बंद ही रहे। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। इस प्रकार लेखिका बालकनी पर खड़ी होकर प्रातःकालीन सौंदर्य को निहार रही थी। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा बादलों की ओट में छिपी थी। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे मुझे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैंने बचकाने बच्चे की तरह उत्साह से लेखिका जितेंद्र नार्गे को पूछने लगती है। जितेंद्र नार्गे बोलता है, चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और तूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने ही आप नष्ट हो जाती है। तथा किसी नए कार्य की शुरुआत में रंग बिरंगी पताकाएं भी लगाई जाती है। वे रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उस जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेंद्र बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लोंग स्टॉक। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसबे के बमसम ने लेप्चाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र भी यहीं हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का यह शुरुआती स्थल है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। तो रास्ते में एक कुटिया के भीतर घूमते धर्म चक्र के बारे में यह बताना कि इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका सोचती है कि इससे तो यही सिद्ध होता है कि चाहे मैदान हो या पहाड़, वैज्ञानिक क्षेत्र में तरक्की करने के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य और अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही है। लेखिका की इस अनुभूति से अनेकता के बीच सद्भाव, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, धर्म, संस्कृति और परंपराओं के प्रति लगाव जैसे जीवन मूल्य प्रकट होते हैं, जो हमारे भारत देश को एक सूत्र में बांधे रखने में सहायक है। अब हम राफ्ता राफ्ता ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे।
बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशाल काय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे शिद्दत से फूल मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते चले जा रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी यात्री झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। परंतु मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती तो कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इटला इटला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ पर उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह पर रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगी। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका को लगा कि उन अद्भुत क्षणों में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा है। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में लेखिका में जीवन की शक्ति का एहसास उत्पन्न कर रहा था। उन्हें इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे वह स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर धारा बन बहने लगी है। भीतर की सारी तामसिकताएं, सारी बुराइयां और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। उनका मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहे, सुनती रहे इस झरने की पुकार को। पर जितेन उन्हें ठेलने लगा कि आगे इससे भी सुंदर नजारे मिलेंगे। अनमनी सी में उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नजारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन उड़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं प्लस्तर उपड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी अर्थात समझदार बनाने के लिए अपने जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली थी। कहने का तात्पर्य ये है कि गंतोक से युमथांग तक की यात्रा में लेखिका का प्रकृति के नए नए स्वरूपों से साक्षात्कार हो रहा था। वह प्रकृति के नए नए रहस्यों और संदेशों से परिचित होती जा रही थी। जीवन के बारे में उनके अनुभव और ज्ञान परिपक्व हो रहे थे, अतः उन्हें यह लगा कि प्रकृति उन्हें नई नई जानकारियां देकर और अधिक समझदार और अनुभवी बनाना चाह रही है। वह स्वयं कहती है कि प्रकृति उन्हें सयानी बनाने के लिए जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करती जा रही है। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं में आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतर रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों
घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे, वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। इस प्रकार लेखिका ने इस संसार को माया और छाया का खेल बताया। माया का अर्थ है संसार तथा छाया का अर्थ है सुंदरता। इस संसार का सौंदर्य प्रतिक्षण बदलता रहता है। इसी कारण लेखिका ने संसार को माया और छाया का खेल कहा। कभी लेखिका ने कहा कि मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। अर्थात सेवन सिस्टर्स नामक झरने के दृश्य को देखकर लेखिका एक पत्थर पर बैठकर झरने का संगीत जैसी मधुर और लयबद्ध ध्वनि सुनने लगी। उनकी आत्मा में भी संगीत सा तरंगित होने लगा। जलधारा में पांव डुबोते ही उनका तन मन भीग गया। वह भावुक हो उठी। उनके मन में कविता जाग उठी। थिंक ग्रीन यानी हमें हरियाली के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचना होगा। लेखिका जब तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठी थी, प्रकृति की गोद में जो सुख और शांति मिलती है वह अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सभी अपनी अपनी लय, ताल और गति में चलते हैं। वही अखंड संपूर्णता है और इस लय, ताल और संपूर्णता को भंग करके मनुष्य ने बड़ा अपराध किया है। सभ्यता के नाम पर हम प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें पुनः प्रकृति की हरियाली के बारे में, प्रकृति की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बैठी तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरेवती और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद यही चलायमान सौंदर्य। अर्थात यूमथांग की यात्रा में लेखिका के सामने प्रकृति की नई नई छवियां चलचित्र के समान एक एक करके सामने आती जा रही थी। प्रकृति के उस महाप्रांगण में सब कुछ गतिशील था। निरंतर प्रवाहमान झरने, अविरल बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धूंध, आकाश में उठते मंडराते आवारा बादल, मंद मंद वायु में हिलोरे लेते फूल। प्रकृति का हर अंग एक लय में, एक प्रवाह में गतिमान था। चारों ओर चलते रहो, गतिशील रहो की अव्यक्त सी ध्वनि गूंज रही थी। प्रकृति के इस गतिमान सौंदर्य ने लेखिका को आत्मविभोर कर दिया था। उसे केवल शारीरिक और मानसिक आनंद ही नहीं, अपितु एक दिव्य आत्मा आनंद की अनुभूति हो रही थी। यही कारण है कि लेखिका ने प्रकृति के चलायमान सौंदर्य को ही जीवन का वास्तविक आनंद माना है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी में तंदील अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधि स्थित भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हो। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बच्चे बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है? तो उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से आप गुजरते हुए हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही है, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला। वह संजीदा हो गई, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान भी चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ कर एक आकार के छोटे पत्थरों में बदला जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी भी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ।
टू बिल्ड दिस रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी जुटलाया है। लेखिका ने मार्ग पर लगे सिक्किम सरकार के बोर्ड पर ये शब्द लिखे थे। वास्तव में पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें बनाने का कार्य बड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिनाइयों से भरा है। मानव जीवन मौत और जिंदगी के बीच निरंतर संघर्ष की यह कहानी है। विस्फोट से उड़ते पत्थरों से घातक चोट लग सकती है। मेड़ लगाते समय जरा सी चूक प्राण लेवा साबित हो सकती है, अर्थात कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला। मैंने पीछे घूमा देखा। इस प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां, उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाठे यानी छाले एक ही कहानी कह रहे थे कि आम जिंदगियों की कहानी एक हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। लेखिका का यह कथन भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग है। हिमालय के मनोहारी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पत्थरों को तोड़ती महिलाओं को देखते हुए लेखिका को बड़ा आघात लगा। पीठ पर डोकों में शिशुओं को बांधे ये स्त्रियां माता और श्रमिक की भूमिकाएं साथ साथ निभा रही थी। लेखिका को उस समय पलामू और गुमला के जंगलों में पत्थे इकट्ठा करने वाली आदिवासी महिलाओं का स्मरण हो आया। दोनों ही क्षेत्रों की इन नारियों की कहानी एक जैसी थी। दोनों ही दृश्य भारतीय समाज में आम आदमी की दुर्दशा बयां कर रहे थे। एक तरफ समाज का संपन्न और समर्थ वर्ग था जिससे सारी मलाई अर्थात आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर रखा था, और दूसरी ओर भारत के वे आम आदमी थे जिनके भाग्य में आंसू बहाना, अभाव, यातना और ठगे जाना लिख दिया गया था। और तभी मेरी सब यात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन करने लगा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लीजिए। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई है। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एंड रिपेइंग है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा था और वह सारा खंडर ताजमहल बन गया था। इस प्रकार यह यात्रावृत्त स्पष्ट करता है कि लेखिका और उसके साथी सैलानियों के मानसिक धरातल में एक मूल अंतर है। अन्य सैलानी जहाँ हिमालय के बाहरी या भौतिक सौंदर्य से ही प्रभावित होकर रह जाते हैं, वही लेखिका उस विराट और अनंत सौंदर्य के भीतर निहित संदेश को भी सुनती है। लेखिका एक सामान्य पर्यटक मात्र नहीं है, अपितु वह एक अति संवेदनशील साहित्यकार भी है। यही कारण है कि किसी प्राकृतिक दृश्य को देखकर अन्य सैलानी गाने, नाचने तथा फोटो खींचने तक सीमित रहते हैं, लेकिन लेखिका उसमें डूबकर भावमग्न हो जाती है। वह पत्थर तोड़ती पर्वतीय महिलाओं के कठोर जीवन से सामना होने पर भावुक हो जाती है। इससे आगे हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।